पाकिस्तान जैसा कमजोर मईशत वाला मुल्क कैसे एटमी ताकत बन गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान किसकी दरख्वास्त पर पाकिस्तान आए, आपकी तनख्वाह कितनी मुकर्रर हुई और पहली तनख्वाह कितने अरसे बाद मिली। एटम बम के खालिक और मारूफ पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हिंदुस्तान के शहर भोपाल में एक पश्तून घराने में पैदा हुए। आपने 15 बरस तक यूरोप के आला तालीमी इदारों में तालीम हासिल की। हॉलैंड से मास्टर्स ऑफ साइंस और बेल्जियम से डॉक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग की असनाद हासिल की। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान शादी से पहले तक जर्मनी में ही मुकीम थे। आपकी जोजा का ताल्लुक हॉलैंड से था, लिहाजा उन्होंने भी हॉलैंड जाने का फैसला कर लिया। हॉलैंड में उन्होंने डेल्फ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि डेल्फ यूनिवर्सिटी में हॉलैंड के मकामी तलबा को भी डिग्री हासिल करने के लिए कई साल तक तहकीक और मुश्किल तरीन मराहिल से गुजरना पड़ता है, मगर डॉक्टर अब्दुल कदीर ने यहाँ भी अपनी बेमिसाल जहानत का लोहा मनवाया और 80% से ज्यादा नंबर हासिल करके मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और रिकॉर्ड कायम कर दिया। बाद वो कुछ अरसा मशहूर प्रोफेसर बर्गजर के साथ बतौर असिस्टेंट काम करते रहे। इनकी सोहबत में रहकर आपकी तख्लीकी सलाहियतों को मजीद जिला मिली। दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर हॉलैंड की हुकूमत ने अहम मालूमात चुराने के इल्जाम में मुकदमा भी दायर किया, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की खुशकिस्मती थी कि जब हॉलैंड, बेल्जियम, बरतानिया और जर्मनी के प्रोफेसर ने इन इल्जामात का जायजा लिया तो उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को बरी करने की सिफारिश करते हुए कहा कि जिन मालूमात को चुराने की बिना पर मुकदमा दायर किया गया है वो तो आम किताबों में भी मौजूद है। जिसके बाद हॉलैंड की अदालत आलिया ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया। आप 31 मई 1976 को पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की दावत पर पाकिस्तान तशरीफ लाए और इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरीज के नाम से पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम पर काम शुरू किया। बाद 1 मई 1981 को इस इदारे का नाम सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक ने तब्दील करके डॉक्टर A.Q. खान रिसर्च लेबोरेटरीज रख दिया। ये इदारा पाकिस्तान में यूरेनियम की अफजूदगी में नुमाया मकाम रखता है। एटमी ताकत बनने की कहानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की ज़बानी कुछ यूं है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब मैं दिसंबर 1975 में पाकिस्तान आया तो वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने यह दरख्वास्त की कि मैं वापस ना जाऊं और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर काम करूं। लिहाजा वतन अजीज से अपने जज्बे मोहब्बत की वजह से मैं सब कुछ छोड़कर बैरून मुल्क से पाकिस्तान आया। बहुत ही कलील तनख्वाह पर काम किया और अनगिनत मुश्किलात और साजिशों का सामना किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अज़्म मुसम्मम के साथ पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने और इसके दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए पुरअज़्म रहा और अपनी टीम के साथ निहायत कम अरसे में पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बना दिया। मैंने अरबों डॉलर्स की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को मुफ्त फराहम की। मुझे एटॉमिक एनर्जी कमीशन में मुशीर लगा दिया गया और मेरी तनख्वाह 3000 रुपए मुकर्रर की गई, जो मुझे 6 माह बाद मिली। मुख्तलिफ तरह की रुकावटों की इत्तला वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को हुई तो भुट्टो साहब जो उस वक्त लाहौर में थे उन्होंने मुझे फौरन बुला लिया। मैंने हकायक से आगाह किया तो कहने लगे मुझे 2 दिन दे दें, मैं हालात ठीक कर दूंगा। 2 दिन बाद मुझे जनरल इम्तियाज का फोन आया कि शाम 5 बजे आगा शाही के दफ्तर में मीटिंग है। मैं पहली मर्तबा आगा शाही गुलाम इसहाक खान और AGN काजी से मिला। दूसरे दिन फिर बुलाया और ये कहा कि मेरे मशवरों को कबूल कर लिया गया है, कल से ये प्रोग्राम अलहदा होगा और मैं इसका सरबराह होगा। फिर ठीक 2 दिन बाद भुट्टो साहब ने मीटिंग बुला ली और खुशामदीद कहने के बाद मुझसे कहा कि बताओ क्या चाहिए। मैंने कहा कि फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स की एक टीम चाहिए। जनरल ज़िया उल हक जो उस वक्त आर्मी चीफ थे और मीटिंग में शरीक थे, उन्होंने कहा कि वो काम कर देंगे। बाद जनरल ज़िया उल हक ने जब इख्तियार संभाला तो उसके 3 माह बाद ही उन्होंने एटमी प्रोग्राम को अव्वल तरजीह देना शुरू कर दी और महीने में कम से कम 2 मरतबा जरूर वो और जनरल जामिन नकवी मुझसे तफसीली मुलाकात करते थे। 1979 के वस्त में मगरबी ममालिक को हमारे प्रोग्राम की भनक पड़ गई। जनरल ज़िया और गुलाम इसहाक खान साहब को बड़ी फिक्र हुई कि सामान की दरामद पर पाबंदी से हमारा प्रोग्राम बंद न हो जाए, लेकिन इतना जरूर था कि 1981 के अवाखिर में हमने बहुत तरक्की कर ली थी और हमें यकीन था कि हम बहुत जल्द कामयाबी हासिल कर लेंगे। डॉक्टर कदीर खान ने यह भी लिखा है कि जब कहोटा में रिसर्च लेबोरेटरी ज़ेरे तामीर थी तो वो सहाला में पायलट प्रोजेक्ट चला रहे थे। इन्हीं अय्याम की बात है कि उस वक्त के फ्रांसीसी फर्स्ट सेक्रेटरी फूको कहोटा के ममनुआ इलाके में बगैर इजाजत घुस आए थे, जिस पर इनकी मार कुटाई हुई और पता चला कि वो CIA के लिए काम करते हैं। उन्होंने तेहरान में अपने CIA बॉस को लिखा कि कहोटा में कुछ अजीबो गरीब हो रहा है। डॉक्टर साहब रकम तराज हैं कि 1983 में हमने कई कोल्ड टेस्ट किए और वो बहुत उम्मीद अफसा थे। 1984 में हमने मजीद टेस्ट किए और हमें यकीन हो गया कि अब हम कामयाबी के करीब हैं। जनरल ज़िया उल हक ने मेरे सामने आगा शाही और बाद में साहबजादा याकूब अली खान को भी सख्ती से हिदायत कर दी थी कि वो किसी भी मुल्क से एटमी प्रोग्राम पर कतई बात ना करें, बल्कि साफ कह दे कि ये बात आप ज़िया उल हक के साथ करें। डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि हकीकत यह है कि एटमी प्रोग्राम मेरे मशवरे पर जुल्फिकार अली भुट्टो ने शुरू किया, लेकिन ये भी
حقیقت ہے کہ ان کی وفات کے بعد صدر ضیاء الحق اور غلام اسحاق خان مغربی دباؤ رد نہ کرتے تو بھی ہمارا پروگرام ختم نہ ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان وہ مایہ ناز سائنسدان ہیں کہ جنہوں نے 8 سال کے انتہائی قلیل عرصے میں انتھک محنت اور لگن کے ساتھ ایٹمی پلانٹ نصب کر کے دنیا کے نامور نوبل انعام یافتہ سائنسدانوں کو بھی ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ 28 مئی 1998 کو آپ نے بھارتی ایٹمی تجربوں کے مقابلے میں حکومت وقت سے تجرباتی ایٹمی دھماکے کرنے کی درخواست کی۔ بالآخر وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے چاغی کے مقام پر 6 کامیاب تجرباتی ایٹمی دھماکے کیے۔ اس موقع پر ڈاکٹر عبد القدیر خان نے پورے عالم کو پیغام دیا کہ ہم نے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔ یوں آپ پوری دنیا میں مقبول عام ہوئے۔ سعودی مفتی اعظم نے عبد القدیر خان کو اسلامی دنیا کا ہیرو قرار دیا اور اس وقت سعودی حکمرانوں نے پاکستان کے لیے خام حالت میں تیل مفت فراہم کرنے کا فرمان جاری کیا۔ مغربی دنیا نے پروپیگنڈے کے طور پر پاکستانی ایٹم بم کو اسلامی بم کا نام دیا، جسے ڈاکٹر عبد القدیر خان نے بخوشی قبول کیا۔ پرویز مشرف دور میں پاکستان پر لگنے والے ایٹمی مواد دوسرے ممالک کو فراہم کرنے کے الزام کو ڈاکٹر عبد القدیر نے ملک کی خاطر سینے سے لگایا اور نظر بند رہے۔ ڈاکٹر عبد القدیر صاحب بہت اچھے لکھاری بھی ہیں، ادب سے آپ کو گہرا لگاؤ ہے۔ یہ ان کے اپنے ہی اشعار ہیں جن کو انہوں نے اپنے دکھ اور کرب کے اظہار کا ذریعہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس قدر مشکلیں جھیلنے اور بعد ازاں مسلسل نظر بندی کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، اس ملک کے بے مثال میں ایک مجھ کو چھوڑ کر ہر شخص بے مثال ہے اور با کمال ہے۔ گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا اور ڈاکٹر عبد القدیر خان نے اس کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا، گویا ایک بنانے والا اور دوسرا استحکام بخشنے والا ہے۔ 1993 میں کراچی یونیورسٹی نے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو ڈاکٹر آف سائنس کی اعزازی سند سے نوازا۔ 14 اگست 1996 میں صدر فاروق لغاری نے ان کو پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز نشان امتیاز دیا، جبکہ 1989 میں ہلال امتیاز کا تمغہ بھی ان کو عطا کیا گیا۔ آپ نے 150 سے زائد سائنسی تحقیقاتی مضامین بھی لکھے ہیں۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان ایٹمی سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی رحم دل اور انسانیت کا دم بھرنے والے انسان ہیں۔ وہ انسانیت کی خدمت کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے اسی جذبے کے تحت پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور میں ڈاکٹر AQ خان ہسپتال کے نام سے بنیاد رکھی ہے۔ ان کا یہ جذبہ انتہائی قابل تحسین ہے کہ وہ تمام تر مشکلات کے باوجود پاکستانی قوم کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان کی زیر قیادت زندہ دلوں کے شہر لاہور میں مینار پاکستان کے سائے تلے اور بادشاہی مسجد کے پہلو میں 7 منزلہ عمارت پر مشتمل ڈاکٹر AQ خان ہسپتال تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اس ہسپتال کا کل رقبہ 16 کنال پر محیط ہے۔ ہسپتال کی تعمیر کا تخمینہ تقریباً 100 کروڑ روپے ہے۔ 300 بستروں پر مشتمل یہ ہسپتال غریب اور مستحق مریضوں کو کسی تفریق و امتیاز کے بغیر ہر طرح کے امراض کے علاج کے لیے بین الاقوامی معیار کی سہولیات ایک ہی چھت تلے فراہم کرے گا۔